अब बच्चा कह रहा है सर पहले आज की क्लास तो आप बाद में स्टार्ट करवाना, ये बताओ कल का पेपर कैसा गया। भाई कल हमारा पेपर था, प्रोफेशनल के एडवांस का पेपर था, आपको कैसा लगा? मतलब कई बच्चों के ना, मुझे समझ नहीं आता, मुझसे ओपिनियन पूछने के लिए फ़ोन आ रहे हैं, सर आप बताओ पेपर कैसा था। सर एक बात बताओ, मुझसे आप पूछोगे मैं तो कहूँगा ये आसान था। भाई सिंपल सी बात है, मैं इसको मुश्किल क्यों कहूँगा? सर आप अगर आसान कहोगे ना, फिर मुझे लगेगा पेपर आसान था या मुश्किल था। बट इतना बता दूं सर, कल के पेपर, मतलब जिसने कल का पेपर दिया है, कल के पेपर या उससे पहले पेपर, इवन इस टाइम जितने प्रोफेशनल के पेपर आ रहे हैं सर, एक बात ध्यान देना सर, एक बात ध्यान देना, वो सारे बच्चों के तोते उड़ने वाले हैं जो सिलेक्टिव बेस करके आ रहे हैं। मैं सही बता रहा हूं सर, चाहे वो किसी का ही पेपर हो, मैं अपने टैक्स की बात नहीं कर रहा। मैं कल के पेपर के बाद जो एडवांस टैक्स का आपका पेपर था, उसके बाद एक सिंपल सी बात बोलूंगा सर, वो सारे बच्चों के तोते उड़ेंगे जो सिलेक्टिव बेस यूज करके जा रहे हैं। जो इतनी बार बोलने के बाद भी सर, आपको मैंने क्लास में कितनी बार कहा कि एग्जीक्यूटिव के 5 हेड के बिना क्वेश्चन नहीं होंगे। जो बातें नहीं मानते, क्यों? क्योंकि दोस्तों की बातें मानी। अरे भाई तू पागल तो नहीं हो गया, 5 हेड तू क्यों करेगा? आपको मैं कल का पेपर दिखा दूंगा, आप खुद बोलना 5 हेड के बिना क्वेश्चन आप सोल्व कैसे कर दोगे। उसके बाद जिसका सीएस एग्जीक्यूटिव में जीएसटी का बेस क्लियर नहीं है, मतलब कमाल की बात देखो सर, आज हमारे मेरे ख्याल 71 लेक्चर है जीएसटी का, मेरे ख्याल 71 है। अभी हमारे 15-16 लेक्चर और पढ़े तो 85 के लेक्चर हमारे बजाएंगे। अब 85 लेक्चर लगाने का रीजन क्या? आपको मैंने स्टार्टिंग से कहा था कि मैं आपको नहीं मान के चल रहा कि आपने एग्जीक्यूटिव में जीएसटी पढ़ा है। सर चाहे आपने पढ़ा होगा, कई बच्चों को मेरी क्लासेस बोरिंग लगी होंगी थोड़ी बहुत, उनको लग रहा होगा भाई चल क्या रहा है, ये तो हमने एग्जीक्यूटिव के अंदर पढ़ा था। तो डायरेक्टली वो बताओ ना जो आज हमें करना है। सर आप देख लेना, आपको मैं दिखा दूंगा। इन्होंने इस बार क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स पूछ लिए, सिंपल सिंपल लाइनें। जो एग्जीक्यूटिव में गोले भरने होते हैं, बस यहां वो गोले भरवा नहीं सकते थे, उन्होंने ट्रू फॉल्स में काम कर दिया। और जो बड़े बड़े क्वेश्चन जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं आईटीसी के अल्फा बीटा गामा वाला, जो इतना बड़ा क्वेश्चन था और इतने सारे हमने क्वेश्चन किए, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में नहीं आए। बिल्कुल बेसिक नॉलेज, प्रोविजन बेस्ड नॉलेज, जिसके 100% लॉजिक क्लियर होंगे वही पेपर कर पाएगा। और सर इससे आसान पेपर नहीं हो सकता। मैं नहीं बोलना चाहता आसान वर्ड, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ही लोग बोलो, क्योंकि अभी आप क्लास ले रहे हो। इसके आंसर तो डिटेल में मैंने पहले भी कहा था, कमिटमेंट भी की थी कि मैं डिस्कस अभी नहीं करूंगा, जब तीनों ग्रुप के पेपर हो जाएंगे इसके आंसर मैं तब डिस्कस करूंगा, आपके साथ आराम से डिस्कस करूंगा सिंगल सिंगल क्वेश्चन के आंसर। और मैं पेपर आपको दिखा दूंगा ताकि आपको ना ये लगे कि हाँ भाई जो हमारे इतने लेक्चर हो चुके हैं उसके बाद हमें पेपर कैसा लग रहा है। भाई मुश्किल लग रहा है, आसान लग रहा है, आप अगर बोलोगे ना आसान है तभी आसान बोलूंगा सर, नहीं तो मेरे लिए तो सर सही बताऊं, इससे आसान पेपर नहीं बन सकता। इससे आसान तो फिर यही हो सकता है कि एग्जामिनर पास आके बैठ जाए, वो आपको लिखवाता रहे, आप लिखते रहो, वो आंसर बोलता रहे, आप आंसर लिखते रहो, फिर इससे आसान तो वही होगा सर। देखो प्रोफेशनल लेवल के हैं, प्रोफेशनल लेवल के हैं, आप ये उम्मीद तो बिल्कुल भी मत करके जाना कि जो क्वेश्चन हमने क्लास में किए सेम फिगर वही बनेंगे, मतलब ही नहीं होता। तभी मैं कहता हूं क्वेश्चन रटने की कोशिश मत करना। आपको मैंने क्लास में कितनी बार कहा है कि ये मत बोला करो सर रटवा दो, क्योंकि ये आदत गंदी है सर। ऐसे होगा तो वैसे होगा, ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो वो करेंगे, वही बच्चे एग्जाम में। और दिक्कत क्या है, 90% बच्चा तो फिर फेल ही होगा ना सर। क्लियर कितना होगा? 10%। तो 10% की कैटेगरी में आने के लिए आपको उस लेवल की मेहनत भी करके चलनी पड़ेगी। और जो मार्केट में आपको बच्चे मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे? 90% वाले ज्यादा बच्चे मिलेंगे। मतलब बच्चों के मुंह से कल के पेपर के बाद एक बात सुनने को बहुत मिली कि सर एग्जीक्यूटिव में से क्वेश्चन कहीं डाल दिए, ठीक है सर, छोटे छोटे चैप्टर में से कोई क्वेश्चन डाल दिए। कमाल की बात, तब मुझे हैरानी हुई, बच्चा कह रहा है आईटीसी में से नहीं आया, एग्जामिशन में से नहीं आया, वैल्यूएशन में से नहीं आया। मुझे समझ नहीं आ रहा वो पेपर पढ़ रहे थे तो उस टाइम कहां थे वो? आईटीसी में से क्वेश्चन बना हुआ है सर, वैल्यूएशन में से क्वेश्चन बना हुआ है, एग्जामिशन का पहला क्वेश्चन बना हुआ है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, और इतने बेसिक बेसिक क्वेश्चन। मतलब जब मैंने कल रात को बैठ के सिंगल सिंगल क्वेश्चन देखा, मैं कहा अगर ये सोल्व नहीं कर सकता ना बच्चा, इट मींस या तो उसने सिलेबस पूरा नहीं किया या सही ढंग से पढ़ा नहीं है। फिर अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा सर, मैं आपको पेपर ही दिखाऊंगा कि देख लो ये पेपर है। आप बोलते रहना, आंसर डिस्कस नहीं करेंगे सर, क्योंकि कई बच्चों के भी एग्जाम हैं। बिना बात के डिमोटिवेट नहीं करना, क्योंकि कई बच्चों की छोटी छोटी मिस्टेक हो गई, बिना बात की टेंशन हो जाएगी। आंसर आराम से डिस्कस कराऊंगा सिंगल सिंगल क्वेश्चन के। सर अब एक बार फटाफट से गो थ्रू करवा देता हूं कि देखो पेपर कहां से बना था। जो चैप्टर अभी तक हमारे नहीं हुए उसके एक बार छोड़ देना, टेंशन मत लेना जी। जो चैप्टर हमारे हो चुके हैं उसके बेस पे आप देख लेना जी, ठीक है जी। आपको मैं दिखाता हूं, ये आपके प्रोफेशनल का कल का एग्जाम है जो इन्होंने कल बनाया था जी। बट इसके लिए ध्यान रखना नहीं, आने वाले एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम तो दिसंबर में है या जनवरी में, जब भी आपके एग्जाम होंगे, क्योंकि दिसंबर में अगर सीए वालों के हैं तो मे भी जनवरी में एग्जाम हो सकते हैं या दिसंबर के स्टार्टिंग में एग्जाम हो सकते हैं। एक बात ध्यान देना, 100% सिलेबस कंप्लीट करके अगर आप जाओगे, एग्जीक्यूटिव का बेस आपका क्लियर होगा, इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों का। उसके बाद
आपके प्रोविजन क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, लॉजिक्स क्लियर होंगे, तो पेपर आपको मक्खन की बात लगेगी सर, मलाई वाला पेपर लगेगा आपको कि सर पेपर में कुछ था ही नहीं, जान ही नहीं थी। ठीक है जी, इधर देखना ध्यान से, क्वेश्चन देखना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो उन्होंने डाला है 5 नंबर का, ये क्वेश्चन है जी एग्जम्पशन प्लस सप्लाई का। अभी एग्जम्पशन में एंट्रीज हमें करनी है, आपको वहां बताऊंगा सर। अगर आप रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करते हो, उस केस में काफी केस में एग्जम्प्टेड है। अब ये एग्जम्पशन है, और जहां जहां एग्जम्पशन नहीं है, आप सब जानते हो, रेंटिंग के काम को हम सप्लाई में कवर करते हैं और सर्विस की सप्लाई में कवर करते हैं पैरा 5। तो जो जो एग्जम्पशन में है वो नॉन टैक्सेबल होगा, और जो सप्लाई में कवर है वो सर्विस की सप्लाई बनेगा, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। उन्होंने बताओ 1 से लेके 8 तक पॉइंट दिए थे, इसमें आपको ये देख के बताना था भाई क्या एग्जम्प्ट है और क्या टैक्सेबल है, इसके अंदर क्या बड़ी बात थी जी। और इसने एग्जाम्पशन की एंट्रीज ही नहीं बढ़ी, उसको तो लगेगा ना पेपर, उसको पहली बात तो ये समझ नहीं आ रहा, कह रहा एग्जाम्पशन में क्वेश्चन ही नहीं बना। पहला क्वेश्चन किसका है सर? सर पहला क्वेश्चन है किसका? पहला क्वेश्चन एग्जाम्पशन प्लस सप्लाई का है। ठीक है, एग्जाम्पशन की एंट्री मैं कराऊंगा आपको, मैं सिंगल सिंगल एंट्री दिखा दूंगा सर। अब जो एग्जाम्पशन में कवर नहीं होंगी उस पर जीएसटी लगेगा, जो एग्जाम्पशन में कवर होंगी वो एग्जाम्प्ट हो जाएंगी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है सर, मेरे अकॉर्डिंग सिंपल क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता आपके अकॉर्डिंग, आपके लिए मुश्किल तब बनेगा अगर आपने एग्जाम्पशन की एंट्री नहीं पढ़ी हुई। ठीक है जी, उसके बाद मैं दिखाता हूँ 5 नंबर में क्वेश्चन बना है सर, ये 5 नंबर के अंदर क्वेश्चन बना है पहला। दूसरा क्वेश्चन आप देख लो, कमाल हो जाएगा सर। इससे गिरा हुआ क्वेश्चन आप क्या उम्मीद करते हो? व्हाट डू यू मीन बाय जीरो रेटेड सप्लाई? लिस्ट द एसेंशियल फीचर्स ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर क्लेमिंग रिफंड फॉर जीरो रेटेड सप्लाई। सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी, जीरो रेटेड सप्लाई की डेफिनेशन आपको बतानी है, उसके एसेंशियल फीचर्स आपको बताने हैं कि क्या उसमें बेनिफिट आपको मिल सकते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, और उसका रिफंड कैसे क्लेम करेंगे। रिफंड का चैप्टर अभी हमने किया नहीं है, आपको बताऊंगा सेक्शन 54 में रिफंड कैसे क्लेम करते हैं। बताओ 5 नंबर में क्वेश्चन था। अब अगर इससे आसान तो इससे आसान वो क्या करेगा, साथ में आंसर दे देगा आपको, और क्या करेगा इससे। उसके बाद देखो सर, मैंने कहा ना मैं नहीं बोलूंगा, आपके दिल से अगर आवाज आएगी तो बोलना, नहीं तो नहीं बोलना सर। ठीक है जी, डिस्कस ब्रीफली द साइलेंट फीचर्स ऑफ क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट QRMP। इस बार के अमेंडमेंट है सर, अमेंडमेंट क्लास के अंदर भी डली हुई है, अमेंडमेंट क्लास के अंदर भी डली हुई है। क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ तक होती है, अभी हमने रिटर्न का चैप्टर किया नहीं है ना, तो मे भी आपको पता ना हो, बट शायद मैंने क्लास में कई बार बीच में 1-2 बार बोला हो कि गवर्नमेंट ने क्या किया, अगले महीने की 20 तारीख ड्यू डेट है, कुछ लोगों के लिए 22 तारीख भी है, कुछ लोगों के लिए 24 तारीख भी है, जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है उनको पेमेंट मंथली रिटर्न क्वार्टरली फाइल करने का ऑप्शन है। ये उन्होंने वो पूछी है जो नई स्कीम आई है। और कमाल की बात देखो, यहां पे 2 नंबर के अंदर है सेम क्वेश्चन इन्होंने इसी पेपर में दोबारा पूछा 4 नंबर का है। यस, आपको मैं दिखाऊं, ये क्वेश्चन 2 नंबर का है ना, सेम क्वेश्चन दिखा रहा हूं सर, सेम क्वेश्चन। देखो एग्जामिनर ने कितनी जबरदस्त बात कर दी। सेम क्वेश्चन ये देख लो जी, ये रहा, कहां पे गया, ये देख लो जी। स्टेट ब्रीफली द फीचर्स ऑफ क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम ऑफ फर्निशिंग जीएसटी रिटर्न, यहां पे 4 नंबर का पूछा जी। अब बताओ, लेटर बचा कह रहा अमेंडमेंट ही नहीं पूरे पेपर के अंदर, अमेंडमेंट और 6 नंबर के अमेंडमेंट दे दी उन्होंने, सेम क्वेश्चन 2 बार डाल दिया जी। उसके बाद देखो जी, इसको जब रिटर्न का चैप्टर करेंगे सबसे पहली क्लास में, ऑलमोस्ट पहली क्लास में आपको बता दूंगा ये जो क्वेश्चन इन्होंने बनाया 2 नंबर का, 6 नंबर का टोटल बनाया जी। ठीक है जी, उन्होंने सेम क्वेश्चन दोबारा पूछ रखा है, आप खुद समझ सकते हो। जीएसटीआर 3B जो अगले महीने की 20 तारीख को जाती है, अगर टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो गवर्नमेंट कहते हैं आपको पेमेंट करनी है क्वार्टरली, सॉरी पेमेंट करनी है मंथली, रिटर्न फाइल करनी है क्वार्टरली, ऑप्शन आपके पास है। ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा जी। उसके बाद देखो सर, कमाल की बात देखो, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ CGST एक्ट रूल्स रिगार्डिंग द एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 में जाती है, ये तो मैंने शायद कई बार क्लास के अंदर बोला भी होगा। याद करो, जब हमने आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट की थी, मैंने कहा था ना एक्चुअल डेट एनुअल रिटर्न फाइल करने कब जाती है, जीएसटीआर 9 31 दिसंबर को, उसके बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, एक हमने ऑडिट वाला चैप्टर किया था, अगर आपको ध्यान रहो कि टर्नओवर अगर 2 करोड़ तक की है तो एनुअल रिटर्न फाइल करने का ऑब्लिगेशन नहीं था और ना ही ऑडिट करवाने का था। याद करो, फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 के अंदर। ठीक है, ऑडिट वाले चैप्टर के एक बार नोट्स खोल के देख लेना जी। बाकी जब रिटर्न वाला चैप्टर करेंगे उसमें हम रूल नंबर 80 सेक्शन नंबर 44 करेंगे एनुअल रिटर्न का, उसके बारे में उन्होंने पूछा, बिल्कुल सिंपल लाइनें हैं। और बताओ क्या आएगा सर? बच्चा कहता है सर यही तो हम करके नहीं जाते। तो सर अगर करके नहीं जाते, आप आईटीसी वैल्यूएशन इसके ऊपर जम के बैठ जाओगे, तो बताओ इसमें गलती किसकी? इंस्टीट्यूट की तो नहीं है सर। अगर हम इंस्टीट्यूट को ब्लेम करेंगे ना सर, इससे आसान, सही बता रहा हूं सर, जिसने 100% सिलेबस किया ना सर, इससे आसान पेपर नहीं बन सकता। बिल्कुल बेसिक बातें जो हम पहली क्लास में सीख लेते हैं वो इन्होंने पूछी हुई हैं। आपको मेरी बात चाहे बुरी लग रही होगी, ठीक है, आपको दिल में चुभ रही होगी, यार ये क्या मतलब होता है,
ठीक है, बट आपको मैं कई बार कह चुका हूँ सर, प्रोफेशनल के एग्जाम में सिलेक्टिव बेस तो भूल जाओ जी। ठीक है जी, उसके बाद देखना, ये देख लो सर, ये क्वेश्चन देखना, आप खुद ही शर्मा जाओगे। ये एक होता है सिंपल, एक होता है सिंपल, एक होता है सो सिंपल। ये क्वेश्चन सो सिंपल है। वो कह रहे हैं स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। बताओ ट्रू एंड फॉल्स बतानी है जी। एग्जीक्यूटिव का याद कर लो जी, गोले भरने थे, अब यहाँ गोले नहीं भरने, ट्रू फॉल्स बता दो। एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए इन्होंने। बताओ सीजीएसटी को एसजीएसटी में क्या यूज कर सकते हैं? सॉरी, सीजीएसटी को मतलब वन स्टेट का सीजीएसटी है, क्या दूसरी स्टेट के सीजीएसटी में यूज कर सकते हैं? सीजीएसटी बैलेंस ऑफ वन स्टेट कैन बी एडजस्टेड टू सेट ऑफ सीजीएसटी लाइबिलिटी ऑफ अनदर स्टेट, यस या नो? बताओ, ये आंसर बताने आपको, आईटीसी के चैप्टर का क्वेश्चन। ई वे बिल कब इशू करना है जी? उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाना है नहीं करवाना? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जी। एक पर्सन एक्सक्लूसिवली नॉट लाइबल टू टैक्स और होली एग्जाम सप्लाई कर रहा है, उसकी टर्नओवर इतनी है, क्या वो लाइबल है या नहीं है? वैसे अभी हमने किया नहीं है रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर, बट आपको मैंने कहा भी था कि जो पर्सन 100% एग्जाम्प्टेड सप्लाई करते हैं वो लाइबल नहीं होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद टीसीएस जो हमने 9(5) के अंदर किया, ये क्वेश्चन है मलेशिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू हैव एंटी प्रॉफिटरिंग क्लोज है। हमें एंटी प्रॉफिटरिंग क्लोज अभी करना है, आपको दूंगा ऑस्ट्रेलिया वाज द फर्स्ट कंट्री, उन्होंने बोला मलेशिया। मतलब वही गोले भरने वालों की बजाय ना उन्होंने एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिए। और जब इसके आंसर डिस्कस कराऊंगा ना एक एक, आप खुद बोलना, मैं नहीं कराऊंगा सर, एक बार बैच कंप्लीट होने दो आपका, ये आंसर आप ही मुझे बताओगे इसके आंसर क्या आने चाहिए। मैं तो छोड़ो, मैं तो बाद में बताऊंगा, पहले आपसे पूछूंगा बताओ इसके आंसर क्या होने चाहिए जी। उसके बाद देखना ये आगे, ये क्वेश्चन सेक्शन नंबर 1 टीडीएस के अंदर से आया जी। याद कर लो सेक्शन नंबर 51 जो हमने पेमेंट के चैप्टर में किया था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आपकी 2.5 लाख से ऊपर होगी उस केस में टीडीएस काटना पड़ेगा @2%, 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी। और वहां पर आपको मैंने ये भी कहा था कि अगर टीडीएस कट जाएगा टेंशन मत लेना, कोई डबल टैक्स की बात नहीं होगी, वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। याद आ रही है कुछ आपको? जिन बच्चों को पेमेंट वाला चैप्टर याद है, आपको मैंने वहां पर कहा था कि अगर टीडीएस काट लिया तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ऑटोमेटिकली बैलेंस आ जाएगा। एक बार वो डायग्राम खोल के देख लेना, लाइबिलिटी लेजर, क्रेडिट लेजर, कैश लेजर, उसमें आपको टीडीएस वाला पॉइंट लिखा मिल जाएगा। उन्होंने देखो क्या बोला सर, 5 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि पहली बात तो क्या इसमें टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा, और दूसरी बात वेदर द डिडक्टी कैन क्लेम क्रेडिट ऑफ टीडीएस डिडक्टेड अंडर जीएसटी, क्या वो उसका क्रेडिट क्लेम कर सकता नहीं कर सकता। तो उसमें आपको क्या लिख के आना पड़ेगा कि ऑटोमेटिकली ई कैश लेजर में क्रेडिट हो जाएगा, इसको वो आगे जाके फर्दर यूज कर सकता है जब आगे जीएसटी की लायबिलिटी की पेमेंट करेगा। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आपके सामने है, आपको बतानी थी इस केस में टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा। देखो क्वेश्चन किसका है जी? ये टीडीएस का है, पेमेंट वाले चैप्टर का है जो हमने सेक्शन 51 टीडीएस का किया था। उसके बाद अगला देख लो जी, बच्चे कह रहे हैं आईटीसी में से क्वेश्चन ही नहीं है, रूल नंबर 42 का क्वेश्चन आया हुआ, और इतना गिरा हुआ क्वेश्चन सर, हमने तो लेक्चर लगा लगा के पागल हो गए थे आईटीसी के अंदर, और देख लो कितना गिरा हुआ क्वेश्चन आया। मतलब कमाल की बात, देखो एग्जाम्प्टेड सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई दोनों कर रहे हैं। देखो मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन रीड करवा दूं। उन्होंने बोला ये गारमेंट मैन्युफैक्चरर है, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, इट रिसीव ए गवर्नमेंट ऑर्डर, गवर्नमेंट का ऑर्डर लिया फॉर मेकिंग गारमेंट्स फॉर डिफेंस पर्सनल एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी अंडर ए स्पेशल नोटिफिकेशन बाय गवर्नमेंट, वो एग्जम्प्ट है। ठीक है, फॉर विच इट प्रोक्योर फैब्रिक सेपरेटली, उसने उसका फैब्रिक सेपरेटली लिया, मतलब जो कपड़ा लिया वो एक्सक्लूसिव एग्जम्प्टेड में यूज किया, उसका मुझे आईटीसी मिलेगा नहीं। टू एग्जीक्यूट द वर्क Xenia also procure buttons, threads, collars and lining material which are also used for the production of other goods in the factory। मतलब exempted और taxable दोनों में यूज हो रहे हैं भाई। ये जो हैं बटन्स जो हैं, थ्रेड जो हैं, कॉलर जो हैं, ये दोनों में यूज हो रहे हैं exempted taxable। क्यों? क्योंकि इससे मुझे डिफेंस वाला सामान भी बनाना है, इससे मुझे अदर सामान बनाना है, exempted taxable में दोनों यूज हो रहे हैं। वो कह रहे हैं आईटीसी जो है वो टोटल आईटीसी निकल के आ रहा है जी जनवरी 21 का 25, 45, 50 इतना आईटीसी निकल के आ रहा है। और उन्होंने टर्नओवर बता दी सर, कह रहे टैक्सेबल सप्लाई के 10 लाख रुपए, एग्जम्प्टेड के 2 लाख रुपए, अपोर्शन करके बता दो जी। इससे आसान क्वेश्चन क्या लोगे सर आप? रूल नंबर 42 का क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन क्या लोगे आप क्या करोगे सर? आईटीसी मल्टीप्लाई ई डिवाइड बाय एफ, बताओ इससे आसान क्वेश्चन दो सर। फिर मैंने कहा ना वो एग्जामिनर पास आके पेपर करवा देगा आपको। भाई टोटल टर्नओवर ले लोगे, ठीक है, एग्जम्प्टेड ऊपर ले लोगे, जो एग्जम्प्टेड वाला है उसको बाहर निकाल के बैलेंस तुम क्लेम कर लोगे। सर कुछ भी नहीं है, निकालना ही नहीं है, मैं कह रहा हूं कुछ भी निकालना नहीं है, इतना सिंपल क्वेश्चन 5 नंबर के अंदर दिया हुआ है। ठीक है जी, उसके बाद आ जाओ कॉम्पोजिशन लेवी का क्वेश्चन देख लो जी। कॉम्पोजिट लेवी का क्वेश्चन देख लो, इससे गिरा हुआ क्वेश्चन नहीं बन सकता सर। एक बार क्वेश्चन देखना जी। वो कह रहे हैं एक्स अवेलिंग द कॉम्पोजिट स्कीम अंडर जीएसटी एंड पेइंग टैक्स अकॉर्डिंगली हैड ए टर्नओवर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ गुड्स
ऑफ रुपीज 150 लाख अप टू 31 दिसंबर, 31 दिसंबर तक 150 लाख की टर्नओवर हो गई। 1 जनवरी से अनदर सप्लाई ऑफ रुपीज 1.20 लाख वाज मेड, एक्सप्लेन वेदर एक्स कैन कंटिन्यू टू अवेल कंपोजिट स्कीम एंड द रेलेवेंट प्रोविजन। बताओ क्या उसके बाद वो कंटिन्यू करेगा या इमीडिएट छोड़नी पड़ेगी? इमीडिएट छोड़नी पड़ेगी। 120 पे क्या लगाना पड़ेगा? जीएसटी। भाई साहब 2 नंबर में क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन क्या लोगे जी? अगला क्वेश्चन देख लो 10(2)A का। इन्होंने नोटिफिकेशन पुरानी दे दी उठा के, मैंने कहा था ना पहले नोटिफिकेशन में कवर था 10(2)A और अब 10(2)A सेक्शन ही बन चुका है। एग्रीगेट टर्नओवर बतानी है सर, एग्रीगेट टर्नओवर बतानी है और उस पर टैक्स लाइबिलिटी लगानी है। बताओ कंसेशनल टैक्स लाइबिलिटी सिर्फ सर्विस देने वाला है तो 10(2)A में कवर है एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर में इनवर्ट सप्लाई जो आरसीएम में कवर होती है वो नहीं लेते, ये इनवर्ट सप्लाई है जो आरसीएम में कवर है ये नहीं लेंगे। इन दोनों काउंट करके आप निकाल लो। बच्चे यहाँ पे वो प्रोविजन लगा के आ रहे हैं कि गुड्स के साथ में सर्विस दे रहे हैं, सर वो प्रोविजन यहाँ पे नहीं लगेगा। यहाँ पे 10(2)A याद करो, मैंने कहा था आपको कि 10(2)A गुड्स और सर्विस दोनों ही केस में एप्लीकेबल होता है। नॉर्मली गुड्स वाले केस में हम क्यों नहीं लेते? क्योंकि 10(1) वहां पे लग जाता है, क्योंकि 10(1) वहां पे लग जाता है, इसलिए गुड्स वाले केस में हम लेते नहीं है। बट उसने स्पेसिफिकली कह दिया कि इन दोनों के लिए आपने 10(2)A लिया तो लिमिट कितनी रहेगी? 50 लाख रहेगी ना। लिमिट कितनी रहेगी? 50 लाख रहेगी। और कंसेशनल टैक्स कितना होगा? 6% होगा जी। ठीक है जी, तो ये 3 नंबर का है सर। इसको बाकी हम कैलकुलेट कर लेंगे आराम से बाद में, उसकी आप टेंशन मत लेना। उसके बाद देख लो, सो सिंपल। मैं कह रहा हूं एक क्वेश्चन दिखा देना सर, आपके दिल से आवाज आ जाए सर ये मुश्किल है। और मैंने आगे रख के कुछ क्वेश्चन लिखे हैं एवरेज, वो भी एवरेज पता क्यों लिखे हैं? क्योंकि उसमें पेनल्टीज हैं, पेनल्टीज की लिमिट याद करनी बच्चों के लिए मुश्किल हो जाती है। और अगर वो लिमिट याद है वो भी सिंपल बन जाएगा सर। और आप देख सकते हो 60 नंबर का जीएसटी कैसे आया हुआ है। ठीक है ना मेरी तो सर ध्यान रखना, एग्जीक्यूटिव का बेस प्लस में जो लेक्चर हम कर रहे हैं, मैं आपको बार बार कर रहा हूँ, एक बार रिवीजन शिद्दत से कर लेना सर। अगर पेपर नहीं मक्खन की तरह लगा फिर आप मुझे बोल देना। मैं उनके लिए कह रहा हूँ सर जो शिद्दत से पढ़ रहे हैं, मैं उनके लिए नहीं कह रहा जो कह रहे हैं भैया ये इतनी डिटेल में हम क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये है वो, हम उनकी बात नहीं कर सकता सर। क्योंकि मैंने कहा ना 90% और 10% की कैटेगरी में थोड़ा सा फर्क होता है बस। 90% वाले बच्चों को ये लगता है ये सिलेक्टिव है, ये इंपॉर्टेंट है, ये करके जाएंगे। 10% वालों को लगता है भैया सारा ही सिलेक्टिव है, सारा ही इंपॉर्टेंट, हम सारा करके जाएंगे और सारा बढ़िया तरीके से करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लो जी, आप देख लो जी। आरके स्टील कंपनी रिसीव एन ऑर्डर ऑफ सप्लाई 1000 टन स्टील एंड सप्लाइड द सेम इन इंस्टॉल्स एज कंटिन्यू सप्लाई, एज ए कंटिन्यू सप्लाई। व्हाट विल बी द ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस इन सच ट्रांजैक्शन? कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स वाले केस में, कंटिन्यू सप्लाई गुड्स वाले केस में इनवॉइस काटने की ड्यू डेट क्या होती है? कल ही हमने किया है, कल ही हमने किया है, अगर आपको ध्यान रहो 31(4) के अंदर। उसके बाद देख लो जी, व्हाट विल बी द गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेस, कल ही हमने किया 31(7) के अंदर, कल की क्लास में हमने किया ना 31(7). ठीक है जी, टाइम ऑफ सप्लाई और 6 मंथ विच एवर इज अर्लियर। उसके बाद देख लो जी आगे रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन का है जी। ठीक है, इसको हम उसके अंदर देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है सप्लाई पैरा, याद करो गुड्स और सर्विस की सप्लाई कर रहे हैं रिलेटेड पर्सन के बीच में, वो वाला क्वेश्चन आ गया जी। W लिमिटेड प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विस विदाउट कंसिडरेशन टू V लिमिटेड इन विच W लिमिटेड हैज होल्डिंग राइट, तो रिलेटेड पार्टी है, विदाउट कंसिडरेशन है। पैरा 2 में क्या बन जाएगा? सप्लाई बन जाएगा जी। बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या लोगे आप? 4 पार्ट बने हैं जी, मेरे ख्याल से 4 पार्ट बने, हाँ 4 पार्ट बने हैं, 5 नंबर के अंदर बने हैं जी। तो ना प्रॉब्लम क्या है, मेरे ख्याल से कौन सा ग्रुप था, ग्रुप नंबर 2 था या 3 था, कल मैसेज आ गया, बच्चा कह रहा है भैया अजीब पेपर था। अब पहली बात तो उनका वैसे तो अभी बैच चल ही रहा है, अब जब बैच पूरा कंप्लीट ही नहीं, और मैं दोबारा कह रहा हूँ सर जो बच्चा सेल्फ स्टडी लास्ट में करके नहीं जाएगा, बिना सेल्फ स्टडी के आप जाओगे, मैंने दोबारा बोल रहा हूँ सिलेबस कंप्लीट होने के बाद कम से कम 3 बार रिवीजन चाहिए। और अगर 3 बार रिवीजन कर लिया, सिलेबस आपने शिद्दत से कर लिया, लिख के ले लो सर एडवांस टैक्स। मैं कह रहा हूँ कोई बच्चा चाहे वो सीए वाला क्यों ना सर, 80 से नंबर कम हो तो मुझे पकड़ लेना, प्रोवाइडेड आपने बहुत सही ढंग से प्रेजेंटेशन दी हो, प्रोविजन बढ़िया तरीके से लिखी हो। ठीक है जी, अभी तो हमने रिवीजन नहीं की सर, अभी तो हमारा सिलेबस चल रहा है, उसके बाद पेपर दिखा रहा हूं आपको। जब एक बार रिवीजन खुद बैठ के कर लोगे ना, उसके बाद देख लेना आप कहोगे ये था क्या। और जब 2 बार रिवीजन कर लोगे आपको लगेगा ही नहीं पेपर मुश्किल था। मुश्किल तो सर मैं कह ही नहीं सकता, सही बताऊं तो जो बच्चे कह रहे हैं मुश्किल, उनकी 2 बातें समझ में आ रही हैं, या तो उनका एग्जीक्यूटिव का बेस क्लियर नहीं है, या दूसरा उन्होंने 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। बस ये 2 बातें हैं सर, और कोई तीसरी कोई और बात नहीं है। आगे देख लो, ये सिंपल मैंने लिखा हुआ है इस पर। अब ये सिंपल मैं नहीं, चलो आप बताना, ट्रू यहाँ पे भी ट्रू फॉल्स बताने, 5 नंबर के अंदर आ गया। कह रहे हैं रेट ऑफ CGST आर rates as may be notified by government on the recommendation of GST council, however maximum rate 28%। याद करो चार्जिंग सेक्शन,
चार्जिंग सेक्शन जो हमने किया था, अब यहाँ पे CGST का रेट, मैक्सिमम रेट क्या 20% है CGST का। सर वो IGST की बात नहीं कर रहे, उसने CGST की बात किया। वो कह रहा था रेट ऑफ CGST आर द रेट मे बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन GST काउंसिल, यस बट नॉट एक्सीडिंग, मैंने कल उस दिन भी कहा था CGST में 20%, 20% से ऊपर नहीं हो सकता। 20 CGST, 20 SGST, टोटल 40%, मैक्सिमम टोटल मिला के अभी 28% प्रेजेंटली चल रहा है। उसके बाद नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इस पे तो GST अभी है ही नहीं, GST काउंसिल जब रिकमेंड करेगी तब लगेगा। कह रहे उस पर 12% है, ट्रू है फॉल्स है, बताना जी आपको, गोले भरने वाले क्वेश्चन देख लो जी। उसके बाद जी वो कह रहे हैं जय सिंह GST रजिस्ट्रेशन इन 2 डिफरेंट स्टेट इन द ओन परमानेंट, मतलब ए सेम पेन के अंदर है और वो कह रहे हैं एक स्टेट में कॉम्पोजिट स्कीम लेना नहीं चाहता और दूसरी में लेना चाहता है। क्या वो ऐसा कर सकता है? स्कीम लेनी है तो सबके लिए लेनी है, छोड़नी है तो सबके लिए छोड़नी है। बताओ जी, क्वेश्चन एक नंबर के अंदर एग्जीक्यूटिव गोले भरने वाले बने हुए हैं सर। उसके बाद जी TDS 10 दिन में काट के जमा करवाना होता है सर, TDS याद करो 10 दिन में काट के जमा करवाना होता है सर। उसके बाद जी मोहित रजिस्टर्ड पर्सन अंडर GST ऑफ यूपी हैज इंट्रा स्टेट सेल ऑफ रुपी 1.30 करोड़ एंड परचेज कर रहा है फ्रॉम दिल्ली से, ठीक है। ऑफ क्या वो एलिजिबल है? बिल्कुल एलिजिबल है, परचेज कहीं से भी करे, इंटर स्टेट परचेज कहीं से भी करे, इंटर स्टेट परचेज कर सकता है, इंटर स्टेट सेल नहीं कर सकता। तो क्या वो एलिजिबल है? नहीं है सर। बताओ 5 नंबर के अंदर यार, और क्या देगा इंस्टीट्यूट आपको? बताओ क्या देगा, और क्या देगा सर वो आपको? और कितने नंबर का पेपर कर चुके हैं सर हम? कम से कम भी मेरे ख्याल से सारा पेपर आप देख लो, अभी तक 30-35 नंबर का तो देख ही चुके हो। अच्छा ये अल्टरनेटिव क्वेश्चन 2 और मतलब 2 और 2A, मैं 2A भी आपको दिखा रहा हूं। और कई बच्चों ने ग्रुप में, पता नहीं कौन से ग्रुप में डाला, कस्टम सर आपने कहा था 10 नंबर का है। पहली बात तो मैंने नहीं कहा था, इंस्टीट्यूट ने कहा था कस्टम 10 नंबर का, और 10 का ही आया है, 10 का ही आया है सर। बच्चे कह रहे हैं सर 16 नंबर का कस्टम है। सर जो ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन उन्होंने कस्टम के डाले हैं, तो वो काउंट क्यों कर रहे हो आप? वो तो उन्होंने, देखो ऑब्वियस ही बात है 10 नंबर मैंडेटरी है। अगर कोई क्वेश्चन ऑप्शन वाला होगा उसमें 2 नंबर डाल दिया तो आप ये नहीं कहोगे 16 नंबर का है सर। ऐसा तो पेपर 120 नंबर का है, ऐसा तो बच्चे पेपर 100 नंबर का थोड़ा है, नंबर तो 120 का है। तो ये थोड़ा कहेंगे कि पेपर 100 नंबर का नहीं 120 नंबर का आ गया। प्रोफेशनल के बच्चे ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, बड़ा दुख होता है सर। और कई बच्चे तो डर के हाय सर, हाय राम, हाय मारे गए सर, दिसंबर में एग्जाम है सर, बर्बाद कर दिया, जिंदगी बर्बाद हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गया सर, दिसंबर में एग्जाम है, बच्चे डरा रहे हैं। कमाल हो गए वैसे यार तुम्हारी, मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आपका लेवल 0/0 है। फिर पहली बात तो हर बार का पेपर का लेवल सेम नहीं होता सर, और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कैसा पेपर है, आपने तैयारी पूरी की है, हर बच्चे के ओपिनियन पे आप अपना ओपिनियन डिसाइड नहीं कर सकते सर। सिंपल सी बात है, कोई बच्चा अगर मान लो मैं आगे जा रहा हूं, मैं आगे बढ़ गया, इट डजंट मीन आप आगे बढ़ जाओगे, मैं आगे नहीं बढ़ा, इट डजंट मीन आप आगे नहीं बढ़ोगे। हर एक के पढ़ने का तरीका अलग है, हर एक का माइंड अलग है, हर एक के टेक्निक अलग है। तो बिना बात के मैंने कहा ना, 90% बच्चों को ना देख के आप 10% बच्चों की तरफ नजर डालोगे तो आप 10% कैटेगरी में आओगे, नहीं तो 90% को देखोगे तो 90% की कैटेगरी तो फिक्स है, वो तो 90 तो आनी आनी है। और 10% वाले बच्चे ना सर वो अपना काम करते हैं कि भैया हमें अपना काम करना है, एग्जाम हमें इतनी टेंशन नहीं, एग्जाम कैसा आएगा, हमने अपना बेस्ट दिया, बात खत्म होती है जी। ठीक है, ये बच्चों वाली बातें मत क्या करो मेरे स्टूडेंट होने के बाद जी। उसके बाद देख लो जी, ये क्वेश्चन वैल्यूएशन का बना है सर कस्टम में। अभी आपने कस्टम देखा नहीं है ना, क्लासेस आ चुकी है, कस्टम देखा नहीं है। ऐसा करना, वैल्यूएशन की ना पहली या दूसरी क्लास देखने के बाद ही क्वेश्चन देख लेना सर। आप पहली या दूसरी क्लास देखने के बाद ही क्वेश्चन देख लेना, आप बोल देना इसके अंदर था क्या। इससे कई गुना मुश्किल क्वेश्चन हमने क्लास में किए हुए हैं जी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है सर, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कस्टम ड्यूटी निकाल के बतानी है जी। बताओ 5 नंबर के अंदर एक 2 नंबर का बना है, एक 3 नंबर का बना है जी। उसके बाद जी ये देख लो वैल्यूएशन में से क्वेश्चन, बच्चा कह रहा है वैल्यूएशन बना ही नहीं भैया, वैल्यूएशन कह रहे हैं वैल्यूएशन में क्वेश्चन ही नहीं बना सर, इंपॉर्टेंट चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं बने। क्या चाहते हो आईटी से पूरा 20 नंबर 30 नंबर का बन जाए? सर आईटीसी है, वैल्यूएशन है, पेमेंट है, रजिस्ट्रेशन है, आपको मैंने पहले भी कहा था सारे इंपॉर्टेंट है, आप चेक कर लो, हर चैप्टर में से बना हुआ है। आईटीसी का रूल नंबर 42 का बना है, वैल्यूएशन का ये वाला बना है, एग्जाम्पशन का बना है, सप्लाई का भी बना हुआ है, ई वे बिल का भी बना हुआ है, रिटर्न का बना है, रजिस्ट्रेशन बना है। ऑलमोस्ट बड़े बड़े चैप्टर तो उन्होंने सारे कवर किए हैं सर। आप ये कहो सर छोटे में से नहीं बना, पूरे पेपर में कहीं दिखा दो अपील में से क्वेश्चन बनाओ, एडवांस रूलिंग में से क्वेश्चन बनाओ जी। ठीक है, तो मेन चैप्टर तो उन्होंने सारे कवर किए हैं सर। वो बात अलग है जो इतने बड़े बड़े हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर करके हम पगला गए थे, वो नहीं हुए, बट क्या पता अगला अटेम्प्ट उनका वही हो। मैंने कहा अगला अटेम्प्ट उनका वही हो सर, हमें हर अटेम्प्ट के लिए तैयार रहना है। ये मत कहना इस बार ये बना अगली बार वो नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं। हमारे अटेम्प्ट के अंदर क्या बनेगा हमें कुछ नहीं पता,
तो जो हम तैयारी कर रहे हैं अपनी तरफ से बेस्ट तैयारी करके जाएंगे, एग्जाम कहीं से बने हमें फर्क ना पड़ता। लो जी, ये क्वेश्चन देख लो जी। अब कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू दिया इंक्लूसिव ऑफ कॉस्ट ऑफ पैकिंग ऑफ 25,000 एंड प्रोडक्टिव पैकिंग, इसके अंदर इंक्लूसिव है तो वो तो इंक्लूसिव होनी ही चाहिए। 15(2) में वेटमैन चार्जेस दिए हुए जी, कमीशन पेड टू लोकल, उसके बाद ये फ्रेट इंश्योरेंस पेड बाय रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, डिस्काउंट 1% है जी। बताओ मैं क्या करूं सर इसका क्वेश्चन का, गिरा हुआ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को देखो, मैंने पहला क्वेश्चन है जो एवरेज लिखा है, मैंने पहला क्वेश्चन मैंने एवरेज लिखा है, आप इसको मुश्किल लिख सकते हो। इस पूरे क्वेश्चन में उसने बोला है कॉन्सिक्वेंस बताओ अगर आप कोई वॉयलेट करते हो या डिफॉल्ट करते हो अंडर दिस प्रोविजन। तो अगर आपने ड्यू डेट पर रिटर्न फाइल नहीं की, आईटी से आपने रोंगली अवेल किया, आपने रिटर्न में कोई दिक्कत की है, तो आपको मैं बताऊंगा। आप अभी हमने रिटर्न वाला चैप्टर भी नहीं किया जी, आईटीसी रोंगली अवेल करोगे, आपको मैंने बता दिया था 24% का इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा जी, ठीक है। अगर आपने रिटर्न ड्यू डेट पर फाइल नहीं की, उस केस में क्या होगा, वो हमारा रिटर्न के चैप्टर में आएगा मेनली। तो ये क्वेश्चन पेनल्टी प्लस फीस बेस है, इसको आप मुश्किल कह सकते हो, मैं इसको एवरेज कहूंगा। और एवरेज भी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आपको लिमिट्स याद नहीं है तब ये मुश्किल बन जाएगा। हाँ, ये कह सकते हो कि क्वेश्चन लिमिट बेस वाला है, ये लिमिट बेस वाला है, ठीक है जी। उसके बाद जी ये देख लो, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, दोबारा टपक गया सर 4 नंबर का। एक क्वेश्चन बताओ, एक क्वेश्चन अगर एक प्रोविजन अगर सही ढंग से पढ़ा होता 6 नंबर फ्री के थे, और ये मैंडेटरी भी है सर, वो भी मैंडेटरी वाले में था, ये भी मैंडेटरी वाले में है। आप देख लो दोबारा क्वेश्चन चिपका दिया उन्होंने। उसके बाद जी इसको मैंने एवरेज लिखा है, क्यों, यहाँ पे मुझे फीस बतानी है जी, यहाँ पे। और एक क्वेश्चन टाइम ऑफ सप्लाई का, ये सेक्शन 14 जो आपने कहा था रेट चेंज वाला, ये तो उसका क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सिंपल ही है जी, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन जो हैं, ये तीनों क्वेश्चन आपके फीस और पेनल्टी बेस वाले हैं। उसके बाद जी ये इसको भी मैंने एवरेज लिखा है, ये क्वेश्चन भी, ये भी क्वेश्चन आपका फीस पेनल्टी वाला है, और ये भी क्वेश्चन आपका रिटर्न और रिव्यू बिल का है, इसको मैंने एवरेज लिखा है। मतलब ये लगा लो, अगर मेन क्या मुद्दा निकल के आ रहा है कि पेनल्टी और जो लिमिट्स हैं उसको अगर हमें याद है तो पेपर कुछ भी नहीं है, और अगर वो हमें याद नहीं है तो आप ये कह सकते हो कि सर 10 से 15 नंबर का ऐसा था जो मुश्किल नहीं था, हमें लिमिट्स और पेनल्टी याद नहीं थी, बट हम पूरी कोशिश करेंगे उसको भी याद करने की। और टेंशन मत लेना सर, मैं 2 या 3 पेज में एक समरी बना के दे दूंगा कि पूरे जीएसटी में ये फीस है, उसको अपनी दीवार पे चिपका लेना। मैं कह रहा हूं पेपर कहीं से बना दे, अगली बार चेक कर लेगा वो भी फिर। उसके बाद ये टाइम ऑफ सप्लाई निकालना नहीं। अब बताओ, ग्रोसरी सप्लाई इशू है वाउचर 35 रुपए परचेज ऑफ एनी आइटम फ्रॉम इट स्टोर। अब क्या है, वाउचर आइडेंटिफेबल है, नॉट आइडेंटिफेबल है, नॉट आइडेंटिफेबल है। तो अगर वाउचर नॉट आइडेंटिफेबल है तो पीओटी क्या निकल के आएगा, बता दो इसको। और अगर ओनली टू बाय इलेक्ट्रॉनिक फैन, वाउचर आइडेंटिफेबल है, बताओ पीओटी क्या निकल के आएगा। इससे आसान क्वेश्चन आप क्या एक्सपेक्ट करते हो जी। इंटरेस्ट वाले केस में पीओटी क्या निकल के आएगा, इससे आसान क्वेश्चन क्या एक्सपेक्ट करते हो। एडवांस वाले केस में पीओटी क्या निकल के आएगा, इससे आसान क्वेश्चन आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। 4 नंबर के 4 क्वेश्चन बने हुए, बताओ इससे आसान क्वेश्चन आप क्या एक्सपेक्ट करते हो जी। टाइम ऑफ सप्लाई में से क्वेश्चन बना हुआ है, ये क्वेश्चन ड्यूटी ड्रॉबैक का सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। जब आप कस्टम में डीबीके वाला चैप्टर करोगे उसके बाद आप क्वेश्चन कर लेना, आपको पता लग जाएगा जी। और बताओ डिस्टिंक्ट बिटवीन प्रोडक्टिव ड्यूटी और सेफगार्ड ड्यूटी, टाइप्स ऑफ ड्यूटी में से क्वेश्चन बना है, दूसरा ही चैप्टर में से क्वेश्चन बना हुआ है, सिंपल। बताओ ये आपके जीएसटी और कस्टम का है सर, ठीक है। तो ये है सर पूरा पेपर। और अगर आप इनकम टैक्स का भी देख लोगे, इनकम टैक्स का भी हाँ बड़े बड़े प्रैक्टिकल बने, थ्योरी बेस। और आपको मैं दिखा देता हूं ये क्वेश्चन ट्रांसफर प्राइसिंग में से आर्म लेंथ प्राइस को कैलकुलेट करने में प्रैक्टिकल लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद जी एनी 3 एविल कॉन्सिक्वेंस ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। उसके बाद यहाँ पे देख लो जी गार में क्या क्या एक्सक्लूजन है। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है, हाँ ये क्वेश्चन टीसीएस का है, ये वही सोल्व कर पाएगा जिसका एग्जीक्यूटिव का टीसीएस का बेस क्लियर होगा। टीडीएस और टीसीएस वाला चैप्टर जो इन्होंने आपके सिलेबस में डाला नहीं है, बट टीडीएस और टीसीएस अगर आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा हो, मैं आपकी लिस्ट दे दूंगा टीडीएस और टीसीएस के रेट की, उसके वजह से आपको समझ में आ जाएगा। ट्रांसफर प्राइसिंग का ये अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है जी, पेनल्टी का है, पेनल्टी हमने टीपी में की हुई है। पीजीपी का क्वेश्चन आया हुआ सर, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने वाला, और इसने पीजीपी नहीं किया उसके तोते तोड़ गए सर। उसके बाद ये क्वेश्चन एवरेज में बोल सकता हूँ इसको, ये क्वेश्चन आपका एवरेज है जी, ये क्वेश्चन आपका एवरेज है। ये तभी सोल्व कर पाएगा जिसको डिविडेंड की टैक्सेशन अच्छे से क्लियर है, ये वही सोल्व कर पाएगा जी। उसके बाद ये क्वेश्चन 50C कैपिटल गेन का सर, और इसे कैपिटल गेन सही ढंग से करा ही नहीं है। 50C का क्वेश्चन आया हुआ 2 नंबर के अंदर, बताओ। वैसे कैपिटल गेन हमारे प्रोफेशनल के सिलेबस में नहीं है, बट 50C आपको मैंने कहा था ना 5 हेड सही ढंग से कर लेना चाहिए। आप चेक कर लो क्वेश्चन एक बार। ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि अगर डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन 5 करोड़ की है, इंटरनेशनल 75 की है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब मेंटेन करनी होती है, 92D का क्वेश्चन है जी। उसके बाद जी
एडवांस टैक्स का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एवरेज, वैसे सिंपल है, एवरेज में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जीक्यूटिव का एडवांस टैक्स का चैप्टर ध्यान नहीं होगा। 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर पे करते थे, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें आपकी टोटल इनकम निकालनी है, उस पर टैक्स निकालना है, अगर वो 10,000 से ऊपर होगी तो 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर एडवांस टैक्स पे करना है। इसमें मैं एडवांस टैक्स लाइबिलिटी बतानी है, उसने कहा फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल। ये क्वेश्चन एवरेज कह सकते हो कि अगर आपको एडवांस टैक्स नहीं पता तो, अगर आपका एग्जीक्यूटिव का बेस क्लियर नहीं है तो सर आप यहाँ पे ना इंस्टीट्यूट को ब्लेम नहीं कर सकते, कहीं आप ब्लेम करने बैठ जाओ, हाय हाय उसने क्यों डाल दिया। आपको मैंने पहले भी कहा था प्रोफेशनल लेवल मींस आपका एग्जीक्यूटिव अच्छे से क्लियर है, तब आप प्रोफेशनल के अंदर हो। आप ये नहीं कह सकते हमारे सिलेबस में डाला नहीं, वो क्या बोलेंगे भैया आपने एग्जीक्यूटिव क्लियर नहीं की क्या। तो मैं इसलिए कह रहा हूं सर बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है, और हमने पूरी कोशिश की है कि मैं मानूं कि आपने एग्जीक्यूटिव में बिल्कुल नहीं पढ़ा, और जीएसटी में तो मैंने खास तौर पे कोशिश की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 92A का है। 92A हमने क्या था, एसोसिएट एंटरप्राइज कब बनते हैं, उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो ऑलरेडी हमने क्लास में किए हुए एग्जाम्पल। आपको बताना एसोसिएटेड बनेंगे नहीं बनेंगे। 5 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताओ एसोसिएटेड वाला जी। और ये क्वेश्चन मैट की थ्योरी है जी, 5 नंबर के अंदर मैट का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये पूरा इनकम टैक्स है, इसको आराम से डिस्कस करेंगे सर। अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दिखाना चाहता था कि पेपर कहाँ से बना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात मैं कह रहा हूँ सर, दिसंबर या जनवरी जब भी आपके एग्जाम होंगे, इस पेपर में ना मैं 60 का भी नहीं कहूँगा सर, 65 से 70 नंबर का आसान पेपर है, अगर आपने सही ढंग से पढ़ा हुआ है तो। नहीं तो भाई साहब फिर 30 नंबर या 40 नंबर या 25 नंबर या 20 नंबर की बातें करो। अगर आप 2-3 4 चैप्टर पढ़ के गए हो, अगर वही पढ़ के गए हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता जी, ठीक है। चलो जी, अब इसको एक बार छोड़ते हैं, इसको एक बार ड्रॉप करते हैं, ठीक है। पेपर आपके ग्रुप में आ गया होगा जी, आप उसको आराम से बैठ के देख लेना, नहीं देखना तो आराम से मैं करवा दूंगा, ठीक है। एक बार फटाफट से बैच कंप्लीट करेंगे, आराम से एक सेशन लगा दूंगा, सिंगल क्वेश्चन पे आप ही आंसर दोगे। मैं इसके आंसर मैं तब तक नहीं दूंगा जब तक आप मुझे आंसर नहीं बताओगे। मैं सिर्फ इतने आपके हेल्प कर दूंगा, ये बोल दूंगा कि याद करो कि ऐसा हमने कुछ पढ़ा था, ठीक है ना, क्योंकि अभी बैच चल रहा है ऑलरेडी। हमारे 71 और 50 120 लेक्चर हमारे मतलब प्रोफेशनल के बैच को स्टार्ट हुए हो चुके हैं, और 50 5 ऐड के अलग लगा लो, ठीक है ना। तो 170 लेक्चर अप्रोक्सीमेट हो चुके हैं, 170 लेक्चर अप्रोक्सीमेट हमारे इतने हो चुके हैं। तो इतने लेक्चर पुराने की बात में भी आपको याद ना आए तो मैं आपकी सहायता कर दूंगा कि याद करो आपने ऐसा कुछ पढ़ा था। और हाँ, एक बार अगर आपने सेल्फ स्टडी से रिवीजन कर ली, उसके बाद गारंटी दे रहा हूँ सर, पेपर उठा के देख लेना, आप खुद मुझे मैसेज करोगे कि सर ऐसा पेपर ही बनेगा क्या, मैं फिर बोलूँगा नहीं इससे मुश्किल बनेगा। चलो जी, आओ जी वापिस आ रहा हूँ यार, वापिस आओ जी, इधर देखना ध्यान से। अब जो हमें चैप्टर स्टार्ट करना है, मैं फाइनली चैप्टर पे आ रहा हूँ। ऑलरेडी हम 40 से 45 मिनट लेट हो चुके हैं आज की क्लास में, कोई बात नहीं। लो जी इधर सुना ध्यान से, अब जो हमें चैप्टर स्टार्ट करना है सर,